हेलो गुड मॉर्निंग सॉरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और जो है हम लोग जो है आज जो है बायोलॉजी का जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम डॉक्टर सूरज शर्मा। आई एम MBBS फ्रॉम SN मेडिकल कॉलेज। और बायोलॉजी में हमें पता है कि जनरली हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है एक्चुअली में ये 12th की NCERT में है, जिसे मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहता हूँ। और 11th की NCERT में जो भी हमने फिजियोलॉजी पढ़ी थी जनरली उसके अंदर 7 चैप्टर्स थे। तो मेनली जो 8वां चैप्टर है, ये 8वां चैप्टर हमारे 12th क्लास की NCERT में है और ये हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और मुझे पता है कि कोई भी चैप्टर अगर फिजियोलॉजी का हम लोग पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी से पहले मुझे सबसे पहले क्या है उसकी एनाटॉमी जाननी पड़ती है। जैसे कि मैं अगर डाइजेशन की बात करूं तो डाइजेशन एक फिजियोलॉजी है, तो इसकी एनाटॉमी अगर हम लोग पढ़ेंगे तभी हम डाइजेशन को समझ सकते हैं। तो उससे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। उसी तरीके से अगर एक्सक्रीशन की बात करूं तो ये भी एक फिजियोलॉजी है। तो इस एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें क्या समझना पड़ता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की एनाटॉमी समझनी पड़ती है। उसी तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के इस चैप्टर की बात करूं तो इसमें भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन की या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मुझे एनाटॉमी को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है जो चैप्टर क्लास 12th का है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही चैप्टर है जो कि 12th में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो रिप्रोडक्शन है, ये जो रिप्रोडक्शन है, इस रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये है सिंपली कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, अपनी ही तरह की स्पीसीज का बनना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जैसे कि मुझे पता है कि एलिफेंट अगर ब्रीड करेगा तो उसकी प्रोजेनी क्या होगी, एलिफेंट होगी। उसी तरीके से अगर कोई डॉग ब्रीड करता है तो उसकी प्रोजेनी क्या होगी, डॉग होगी। उसी तरीके से ह्यूमन बींग्स अगर ब्रीड करते हैं तो उसकी प्रोजेनी भी क्या होगी, ह्यूमन बींग होगी। तो ओन काइंड की प्रोजेनी बनाना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहली चीज तो मैं सबसे पहला पॉइंट ये उठाऊंगा कि हम लोग जब 11th क्लास की NCERT पढ़ते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला चैप्टर है जिसे हम लोग लिविंग वर्ल्ड कहते हैं, तो वहां पे मैंने बोला था कि मैं कौन से ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहूंगा। तो उनके लिए मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और उस कैरेक्टरिस्टिक में से कुछ आगे जाके डिफाइनिंग फीचर बन जाते थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये जो रिप्रोडक्शन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो मैंने ये कहा है रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जनरली अगर हम लोग देखें तो डिफाइनिंग फीचर उसे कहते हैं जो डिफाइनिंग फीचर उसे कहते हैं जो कि अनएक्सेप्शनली या फिर यूनिवर्सली सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रॉपर्टी पाए जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। तो अनएक्सेप्शनली या फिर यूनिवर्सली अगर कोई प्रॉपर्टी जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जा रही है तो मैं इसे क्या कहूंगा, डिफाइनिंग फीचर कहूंगा। लेकिन अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स देखूं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं म्यूल्स, मैं म्यूल्स को देखूं, म्यूल्स जो कि एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है, म्यूल्स जो कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है। और ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है मेल डोंकी का और फीमेल हॉर्स का। तो जनरली इस म्यूल की बात करें तो इस म्यूल के अंदर रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी नहीं होती है, ये इसके अंदर रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इनफर्टाइल कपल्स की, यहीं पे अगर मैं बात करूं इनफर्टाइल कपल्स की, तो इनफर्टाइल कपल्स जो हैं ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो क्या मैं इनफर्टाइल कपल्स को एंड में जाके ये कह दूं इनकी लाइफ में कि आप लिविंग थे ही नहीं, तो ये बात तो क्या होगी, गलत होगी। तो मैंने बोला है कि रिप्रोडक्शन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि डिफाइनिंग फीचर हम उसे कहेंगे जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाए विदाउट एनी
एक्सेप्शन, लेकिन ये प्रॉपर्टी मुझे दिख रही है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाई जा रही है, तो मतलब ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं करेगी। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि पहला पॉइंट जो कि हमारी 11th की एनसीईआरटी कहती है कि जनरली रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। तो दो पॉइंट और मैं क्लियर करूंगा इसके बाद। जनरली पहला पॉइंट तो मुझे ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, जब भी मैं कभी रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, जब भी मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो जनरली हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टर्म्स में बात करते हैं। तो मैंने ये बोला कि जब भी मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो मैं किसको इन्फर करता हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन्फर करता हूं। तो मुझे ये चीज पता होना चाहिए कि जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैं बैक्टीरिया की बात करूं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनकी बात करूं, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वो डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब ये है कि जब ये सेल डिवाइड करेगी, एक सिंगल सेल जो डिवाइड कर रही है कुछ डॉटर सेल्स बनाएगी, तो मुझे ये नहीं पता है कि इसमें से पेरेंट कौन सा है, इसमें से ऑफस्प्रिंग कौन सी है। और साथ ही साथ दूसरी प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करता है तो मुझे ये नहीं पता चलता है कि वो एक्चुअली में जो सेल डिवाइड कर रही है वो ग्रो कर रही है या फिर रिप्रोड्यूस कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे एक सेल दिखाई दे रहा है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करेगा, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करेगा तो मुझे पता है कि 2 डॉटर सेल्स बननी है, मान लेते हैं। तो अगर ये 2 डॉटर सेल बनी है तो मुझे पता है इनका नंबर इंक्रीज किया। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि एक्चुअली में मैं ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं कि ये सेल का नंबर बढ़ा है तो ये ग्रोथ हुई है या फिर ये सेल का रिप्रोड्यूस, ये सेल क्या की है, रिप्रोड्यूस की है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बड़ी ये समस्या ये है कि जनरली हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर ग्रो कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जनरली ये दोनों ही इवेंट्स कैसे हैं, सिनोनिमस हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है, दैट इज सिनोनिमस इवेंट। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे हैं, सिनोनिमस इवेंट हैं। तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख रहा हूं, बाइनरी फिजन को देख रहा हूं, तो जब ये सेल डिवाइड कर रही है तो मुझे ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जा रहा है कि एक्चुअली में ये सेल डिवाइड कर रही है, ये ग्रो कर रही है या फिर रिप्रोड्यूस कर रही है। अब मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूं। तीसरा पॉइंट मुझे ये समझना है कि जनरली अगर मैं देखूं कि दो मोड्स हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के। तो अगर मैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे आऊं तो मुझे ये पता है कि जनरली 2 मोड्स हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के। मैं बिल्कुल बेसिक से बात को स्टार्ट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल इसके बेसिक बात को पहले बताऊंगा, फिर हम लोग चलेंगे अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक के, जहां पे हम लोग केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 2 मोड हैं रिप्रोडक्शन के। मेनली देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और जनरली मैं देखूं तो सबसे पहला है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। और दूसरा जो मेरे पास दूसरा टाइप है, जो दूसरा मोड है, इसे मैं क्या कहूंगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहूंगा। तो जनरली मैंने ये कहा कि हमारे पास 2 मोड हैं रिप्रोडक्शन के, एक सेक्सुअल है और दूसरे वाले को मैं क्या कह रहा हूं, असेक्सुअल कह रहा हूं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मुझे पता चल जाता है कि क्या है, तो उसके बाद जो भी बचा वो क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो मैं बता दूं कि 2 इवेंट बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला इवेंट जो होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसे मैं कहता हूं गैमेटोजेनेसिस, जो सबसे पहला इवेंट होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसे मैं कहता हूं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, गैमीट का, और गैमीट का फॉर्मेशन हमें पता है कि जनरली हम जानते हैं कि सेल डिवीजन हमने पढ़ा है, मियोसिस की वजह से होता है। और ये जो मियोसिस है ये कैसा डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन है। ये जो मियोसिस है ये कैसा डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन है। तो हमने ये कहा है कि जनरली गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, और गैमेट का फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा, मियोसिस के थ्रू होगा। ये पहला पॉइंट और ये पहला इवेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुझे दिखना चाहिए। दूसरा इवेंट अगर मैं बात करूं, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन होना बड़ा जरूरी है और ये बड़ा ही क्रिटिकल इवेंट माना जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। ये जो गैमेट बने हैं इन गैमेट्स का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मैंने कहा मैं बहुत बेसिक से अपनी बात को स्टार्ट कर रहा हूं और जनरली मुझे पता है गैमेट्स का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इट इज द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी चीज ये फर्टिलाइजेशन इसलिए होता है ताकि हम डिप्लॉइड कंडीशन को क्या कर सकें, रीस्टोर कर सकें। डिप्लॉइड कंडीशन को क्या कर सकें, रीस्टोर कर सकें। क्योंकि मुझे पता है जब गैमेट्स बनते हैं तो ये गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब जब दो गैमेट्स हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज करते हैं तो देयर इज अ डिप्लॉइड कंडीशन। तो ये डिप्लॉइड कंडीशन रीस्टोर करना, ये रीस्टोर कहाँ से होगा, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो अगर ये दो इवेंट्स हो रहे हैं किसी भी रिप्रोडक्शन में तो मैं इसे क्या कहूंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा इसमें से अगर कोई भी इवेंट नहीं हो रहा है तो मैं इसे क्या कहूंगा, एसेक्सुअल। अगर दोनों में से कोई एक नहीं हो रहा है या फिर दोनों इवेंट्स नहीं हो रहे हैं तो मैं इसे सेक्सुअल नहीं कहूंगा, इसे क्या कहूंगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहूंगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी खास बात यह है कि ये लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। मैं लोअर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो जनरली प्रोकैरियोट्स के अंदर मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साथ ही साथ मैं प्रोटिस्ट की बात करूं तो प्रोटिस्ट के अंदर भी हम क्या देख सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। तो मैंने ये कहा है कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो जनरली क्या प्रेफर करते हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मैं हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो हायर ऑर्गेनिजम्स जो है ये प्रेफर करते हैं किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं। तो ये चीज मुझे एक बेसिक सा डिफरेंस क्लियर हो जा रहा है। दूसरा बड़ा ही बेसिक सा डिफरेंस है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कैसा होता है, बाई पेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल का मतलब ये है इसके अंदर दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट का। और दूसरा मैं अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यूनी पेरेंटल होता है। इसमें जनरली सिंगल पेरेंट क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो ये एक बेसिक सा क्लियर कट डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। मैंने कहा कि जनरली लोअर ऑर्गेनिज्म क्या प्रेफर करेंगे, असेक्सुअल, और जो हायर ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या प्रेफर करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेंगे। अब ये चीज मुझे समझनी है कि कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कहीं कहीं पे हम लोग देखते हैं, जैसे हमारी एनसीईआरटी का ही पहला क्वेश्चन अगर मैं उठा लूं जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये कहा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने ये कहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेहतर माना जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे अगर मैं देखूँ तो हर वक्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये हर जगह जो है पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता है। तो कहीं कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी अपना क्या है, एडवांटेज है, इसका भी अपने कुछ क्या होते हैं, फायदे होते हैं। अगर ये ऐसा होता तो मुझे पता है कि नेचुरल सिलेक्शन काम करता, और नेचुरल सिलेक्शन काम करता तो ऐसे केस में असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है इस पृथ्वी से क्या हो जाते, खत्म हो जाते। मुझे पता है कि जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ पे आया था दैट इज हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, और ये हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और उस समय भी आया था और अभी भी हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। मतलब ये हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया इज द मोस्ट, बैक्टीरिया की ही मैं बात कर लूं तो इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। और वो कैसा, उसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, एसेक्सुअल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने कुछ एडवांटेज होंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने कुछ एडवांटेज होंगे, और मैं ये भी कह रहा हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी अपने कुछ एडवांटेज होंगे। रीजन ये है क्योंकि ज्यादातर जो हायर ऑर्गेनिज्म है, यहां तक कि इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं लोअर ऑर्गेनिज्म क्या है, ये फेवर कर रहे हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका कुछ एडवांटेज होगा। पहला एडवांटेज तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस नहीं होनी है, और गैमेटोजेनेसिस नहीं होनी है तो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होना है, और गैमेट का अगर फॉर्मेशन नहीं होगा
बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज मैं बता रहा हूँ कि जनरली इसमें क्या नहीं होनी है, गैमेटोजेनेसिस नहीं होनी है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होना है। दूसरा मैंने ये कहा अगर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो गैमेट का ट्रांसफर नहीं होगा, और गैमेट का ट्रांसफर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। और अगर ये दोनों चीजें नहीं होती हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ना गैमेट बनना नहीं है, गैमेट का ट्रांसफर होना नहीं है, साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होना है। ये बहुत ही रैपिड प्रोपोगेशन है, और रैपिड प्रोपोगेशन है तो मुझे बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर है कि जनरली इसमें क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन में हम लोग लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कम समय में हम लोग ज्यादा क्या बना सकते हैं, प्रोजेनी बना सकते हैं। ये एक एडवांटेज है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो मैंने बोला है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मैं क्या बना सकता हूं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। तो मैं शॉर्ट स्पैन टाइम में क्या बना सकता हूं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बना सकता हूं। ये एक एडवांटेज मुझे दिख रहा है किसके अंदर, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो मैं थोड़ा सा पीछे आता हूं और एक बार इस चीज को री एम्फेसाइज करता हूं तो मुझे ये समझ में आएगा कि रिप्रोडक्शन जो है ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम ओन काइंड की स्पीसीज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और मैंने कहा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन मैंने ये कहा है कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं है। खासकर मैंने बात की म्यूल्स के अंदर एग्जांपल दिया, ये एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है, दो अलग अलग स्पीसीज का हाइब्रिड है। अगर मैं बात करूं तो मेल डोंकी का फीमेल हॉर्स का हाइब्रिड है। वहीं पे मैं बात करूं कुछ इनफर्टाइल कपल्स हैं, तो मैं इनफर्टाइल कपल्स की अगर मैं बात करूं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, तो क्या मैं उन्हें लिविंग ना कहूं, हैं तो वो एक्चुअली में लिविंग बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसे क्या कह रहा हूं कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दूसरी चीज मैंने ये बताई है कि जनरली अभी जब हम लोग बात करते हैं तो जनरली हम लोग इन्फर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, लेकिन मैंने बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मैं देखूंगा तो मैं ये नहीं बता सकता है कि जब सेल डिवाइड करती है तो एक्चुअली में ये रिप्रोड्यूस कर रही है या फिर ग्रो कर रही है। ये दो पॉइंट मुझे क्लियर हो गए थे। इसके अलावा मैंने बोला कि हमारे पास दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें से मैंने पहले को बोला है असेक्सुअल और दूसरे को मैंने क्या कहा है, सेक्सुअल कहा है। तो दोनों में एक क्लियर कट डिफरेंशिएशन मैंने देखा है कि जनरली जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट की मैं बात करूं तो जनरली ये फेवर करते हैं किसको, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। लेकिन अगर मैं हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो हायर ऑर्गेनिजम्स जो है परफॉर्म करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। और मैंने बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसके अंदर ये दोनों ही इवेंट होने चाहिए। पहला इवेंट क्या होना चाहिए, गैमेट बनना चाहिए, गैमेटोजेनेसिस होनी चाहिए, और दूसरी चीज मैंने ये बोला है कि फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। और मैंने बोला है कि ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अपने कुछ एडवांटेज हैं और इस एडवांटेज को मैं समझ सकता हूं, और इस एडवांटेज से मुझे ये चीज क्लियर हो सकती है कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मैं क्या बना सकता हूं, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बना सकता हूं। तो ये बड़ी ही स्पेसिफिक बात मैं बता रहा हूं। अगर मैं आपको समझाऊं तो एक बात आप समझिएगा कि जनरली अगर मैं बायोलॉजी को इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूं, इवोल्यूशन के बेसिस पे पढ़ूं, विकास के बेसिस पे पढ़ूं, तो मुझे समझ में आएगा कि बायोलॉजी की एक्चुअल मीनिंग क्या है। नहीं तो ये बायोलॉजी रटने का एक सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैंने ये कहा है कि अगर मैं बायोलॉजी को इवोल्यूशन के हिसाब से पढ़ता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि एक्चुअली में ये बायोलॉजी है क्या, इसकी एक करेक्ट मीनिंग हमारे सामने आएगी। तो मुझे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही एनालिटिकल बायोलॉजी पढ़नी है, मुझे ज्यादा रटने में विश्वास नहीं है। क्योंकि रीजन ये है कि आजकल जो हमारे नीट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दैट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड दैट इज वेरी एनालिटिकल, और डायरेक्टली हमारे एज इट इज हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की लाइंस जो है पूछी जा रही हैं, फिर भी हम उस क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। तो मुझे ये एक बेसिक सा फंडा समझ में आया। लेकिन अब दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि हायर ऑर्गेनिज्म अगर फेवर कर रहे हैं किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो इसके भी कुछ एडवांटेज होंगे।
अगर हायर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर कर रहे हैं तो इसके भी कुछ एडवांटेज होंगे। अब इस एडवांटेज को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मुझे ये चीज समझ में आएगी, गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो होती है मियोसिस। ये मैं दूसरा पेज लेता हूं। मैंने ये कहा कि जब भी गैमेटोजेनेसिस होती है, जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो गैमेट के फॉर्मेशन में हमें पता है कि जनरली होती क्या है, मियोसिस होती है। और मियोसिस होती है तो मुझे पता है क्या बनते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक्चुअल में एडवांटेज क्या है। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो आखिर क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे मूव कर गए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ये इवोल्यूशन क्यों इस तरीके से हुआ कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इस तरीके से इवॉल्व किए कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ अपने क्या होंगे, एडवांटेज होंगे, कुछ अपने क्या होंगे, फायदे होंगे। इन एडवांटेज को समझने के लिए मैं बहुत ध्यान से समझना, ये 11th क्लास की बायोलॉजी का मैं एक पोर्शन सेल डिवीजन का ले रहा हूं। मुझे पता है कि जनरली मियोसिस से क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। और जब मियोसिस होती है तो मुझे पता है मियोसिस के पैकेटीन स्टेज में, मियोसिस के पैकेटीन स्टेज में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। इस बड़े ही इंपॉर्टेंट इवेंट को हम लोग नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस इवेंट को हम लोग नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। That is exchange of segment between the non-sister chromatid of homologous chromosome। मैंने कहा एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमें पता है कि होता क्या है, वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन अगर हो रहा है क्रॉसिंग ओवर की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नई एलील आके इन्वायरमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है, बल्कि जो पहले से जेनेटिक मटेरियल हैं, उन्हीं जेनेटिक मटेरियल को रीशफल करके अमाउंट ऑफ वेरिएशन को बढ़ा दिया जा रहा है। तो मैंने ये कहा है कि कोई भी नई एलील जो है इंट्रोड्यूस नहीं होगी इन्वायरमेंट में क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे। और क्रॉसिंग ओवर ही एक ऐसा मॉलिक्यूलर सीजर है जो कि लिंकेज को ब्रेक करता है, जो कि लिंकेज को तोड़ता है, लिंक्ड जीन को अलग करता है। और इसकी वजह से मुझे पता है कि जो पहले से जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो अवेलेबल जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसको रीशफल करके अमाउंट ऑफ वेरिएशन को बढ़ा रहे हैं। तो जनरली क्रॉसिंग ओवर का मतलब सिंपली अगर 12th के स्टूडेंट्स के लिए बताऊं तो क्रॉसिंग ओवर से क्या आना है, वेरिएशन आना है। और ये वेरिएशन बहुत ही जरूरी है किसके लिए, फॉर द एडेप्टेशन। और ये एडेप्टेशन के लिए जरूरी है, तो एडेप्टेशन के बेसिस पे ही क्या होना है, इवोल्यूशन होना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन पॉसिबल कहां पे है, जब वेरिएशन आएगा। और वेरिएशन कब आएगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर केवल और केवल कहां पॉसिबल है मेरे भाई, केवल गैमेटोजेनेसिस में। क्योंकि गैमेटोजेनेसिस जब होती है तो मियोसिस होता है, और मुझे पता है कि जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये गैमेटोजेनेसिस होनी नहीं है, वहां पे मियोसिस होनी नहीं है, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होना नहीं है। और ना ही क्रॉसिंग ओवर होगा तो कोई वेरिएशन नहीं होगा और कोई भी इवोल्यूशन के चांसेस नहीं है। और मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, खासकर 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है जो कि नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो वेरिएशन आ रहा है। वेरिएशन आएगा तो ये वेरिएशन एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है फॉर द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, तो मैंने ये कहा कि ये जो वेरिएशन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल की तरह काम करता है नेचुरल सिलेक्शन के लिए। बड़े ही अच्छे लेवल की मैं एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात बता रहा हूं, तो इसको बड़े ही अच्छे से समझना। मैंने ये कहा है कि अगर 12th के स्टूडेंट को ये बात अगर समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो 12th पास आउट स्टूडेंट हैं, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस बात को जरूर समझें कि अगर वेरिएशन आएगा तो ये वेरिएशन रॉ मटेरियल की तरह काम करता है किसके लिए, नेचुरल सिलेक्शन के लिए। तो मतलब ये है कि नेचर जो है ये किसी चीज को इंप्रूव नहीं करता है। मैं बहुत जल्दी हम लोग गलती कर बैठते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नेचर किसी चीज को इंप्रूव करता है, लेकिन सच बताऊं तो नेचर डज नॉट इंप्रूव एनीथिंग, इट सेलेक्ट द बेस्ट वेरिएंट। ये बेस्ट वेरिएंट को सेलेक्ट करता है, जिसके अंदर वेरिएशन अच्छा होगा दैट इज गेट सेलेक्टेड बाय नेचर।
तो मैंने यही, इसीलिए मैंने ये बोला है कि वेरिएशन इज अ रॉ मटेरियल फॉर द नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन कहां लागू होता है? नेचर, मैंने अभी कहा कि किसी को इंप्रूव नहीं करेगा, ये जनरली बेस्ट वेरिएंट को क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा। तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि नेचर इन वेरिएशंस, जो बहुत सारे वेरिएशंस क्रिएट होंगे, इसमें से एक को सेलेक्ट करेगा, और जिसको सेलेक्ट करेगा उसके अंदर डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन होगा, और डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन होगा तो अपने पॉपुलेशन साइज को इन्वायरमेंट में या पॉपुलेशन में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मतलब वो अपने पॉपुलेशन साइज को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि वही इन्वायरमेंट में क्या है? फिट है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं। तो मेनली हम लोग इसे इवोल्यूशन में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या हैं। तो मुझे एडवांटेज समझ में आ रहा है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर से जो वेरिएशन आ रहा है, ये वेरिएशन बहुत जरूरी है फॉर द एडेप्टेशन, और इसी एडेप्टेशन के बेसिस पे क्या होना है? इवोल्यूशन होना है। इसी एडेप्टेशन के बेसिस पे क्या होना है? इवोल्यूशन होना है। तो ये चीज मुझे क्लियर हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा और बेसिक बातें बताऊंगा। अभी मैंने क्या क्या समझ लिया इस बात को अगर मैं देखूं, तो सबसे पहली चीज हमने ये देख लिया कि किस तरीके से जो है ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बना। लेकिन मैंने ये कहा कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है रिप्रोडक्शन, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या नहीं कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और वहीं मैंने बताया कि हमारे पास दो मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। दोनों को हम लोग आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और हमने कई सारी चीजें देखी कि जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज हैं और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज हैं। अब मैं थोड़ा सा आता हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। तो जब भी हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मुझे बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो फिजियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ डरावना सब्जेक्ट भी मिलता है जिसे हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। तो जनरली मैं ये कहूँ कि ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इस ह्यूमन फिजियोलॉजी का 7 चैप्टर हम लोग 11th की टेक्स्ट बुक में देखते हैं। जो 8वां जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है हमारे 12th की यूनिट में है, 12th की रिप्रोडक्टिव यूनिट में है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम कोई फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके पहले हम उसकी एनाटॉमी समझते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले मुझे क्या समझनी पड़ेगी? रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी समझनी पड़ेगी। तो लेकिन उससे पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं कि ह्यूमन के केस में जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, दैट इज सेक्सुअली डाइमॉर्फिक। ये कैसे होते हैं? सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होते हैं। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब समझते हैं। डाई का मतलब होता है दो, मॉर्फिज्म का मतलब मॉर्फोलॉजी, दो अलग अलग मॉर्फोलॉजी। मैं ये कह सकता हूं कि मेल एंड फीमेल क्लियरली, इजिली, आसानी से हम मेल और फीमेल को क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दैट आर एक्चुअली ऑन द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। तो मुझे ये चीज समझ में आया कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या है ह्यूमन के केस में है, मेल एंड फीमेल इजिली डिफरेंशिएबल। जो मेल और फीमेल है ये इजिली क्या होते हैं? डिफरेंशिएबल होते हैं। आसानी से मेल और फीमेल को देख के अभी हम पहचान सकते हैं कि जनरली कि मेल कौन है और फीमेल क्या है। तो जाहिर सी बात है ये हम लोग किस बेसिस पे देखते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पे हमें दिखते हैं, तो जनरली इस बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि मेल की मॉर्फोलॉजी और फीमेल की मॉर्फोलॉजी देख के कि कौन सा मेल सेक्स है और कौन सा फीमेल सेक्स है। तो इसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये चीज मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इससे रिलेटेड मैं बता दूं कि जो ह्यूमंस होते हैं दैट आर विविपेरस। तो ये यंग वंस को क्या करते हैं? बर्थ देते हैं। तो मैंने ये कहा है कि ह्यूमन कैसे होते हैं? दे आर विविपेरस। विविपेरस का मतलब ये है कि ये यंग वंस को क्या करते हैं? बर्थ देते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे समझ में आती है। दूसरी चीज़, अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से थोड़ा सा हट के बात करूं, तो एक ओवीपेरस कंडीशन होती है। ओवीपेरस कंडीशन में जनरली एग लेइंग करता है ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज मुझे समझ में आ गई कि ह्यूमन क्या है? विविपेरस है। दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज मैं बताने जा रहा हूं कि ह्यूमन के सेल के अंदर देखोगे, तो ह्यूमन के सोमैटिक सेल्स के अंदर देखोगे तो देयर आर 46 क्रोमोसोम।
तो हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन के केस में टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं। टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं दैट इज 46 क्रोमोसोम। तो टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। और इस 46 क्रोमोसोम में अगर मैं बात करूं तो 22 क्रोमोसोम कैसे होते हैं, 22 पेयर मैं बोलूंगा तो मैं ये कहूंगा लगभग 44 क्रोमोसोम कैसे होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम का मतलब ये है कि नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, जिनका गैमेट्स बनाने में कोई रोल नहीं होता है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा मेरे भाई कि जनरली जो बचा हुआ एक पेयर है, जो बचा हुआ लास्ट का एक पेयर है दैट इज लगभग कितने क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम। ये कैसे होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्चुअली में ये 2 हो सकते हैं, एक टाइप हो सकता है एक्स और एक टाइप हो सकता है वाई। लेकिन फीमेल और मेल के केस में देखोगे तो मेल के केस में तुम्हें क्या दिखाई देगा कि 22 तो ऑटोसोम है 22 पेयर, और साथ ही साथ इसके पास क्या होगा, 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं मेल्स में मैं बात करूं, ये मिस्टेक हो गई है भाई कि मैंने बोला है कि मेल्स के अंदर क्या होगा, एक्स वाई कंडीशन होगी। वहीं पे अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल्स के अंदर 22 पेयर ऑटोसोम होंगे और 2 पेयर एक पेयर क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम क्या है, सेम है, और यहाँ पे दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम क्या है, डिफरेंशिएबल है। मतलब ये 2 डिस्टिंक्ट टाइप के क्रोमोसोम हमें देखने के लिए मिल रहे हैं कहाँ पे, मेल्स के अंदर। तो मुझे ये बेसिक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं देखूं तो हमारे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो एक सेट है क्रोमोसोम का वो मेल पेरेंट से आता है और एक सेट जो क्रोमोसोम का है वो फीमेल पेरेंट से आएगा। तो जनरली मैं अगर बात करूं तो एक सेट मुझे पता है क्रोमोसोम का कहां से आएगा, मेल से आएगा, और दूसरा वाला सेट मुझे पता है कहां से आएगा, फीमेल से आएगा, फीमेल पेरेंट से। तो जो पहला सेट मदर से आएगा उसे मैं क्या कहूंगा, मैटरनल क्रोमोसोम। जो पहला सेट आएगा मदर से दैट इज कॉल्ड मैटरनल क्रोमोसोम, और जो दूसरा सेट आएगा वो फादर से आएगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पैटर्नल क्रोमोसोम, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पैटर्नल क्रोमोसोम। अब दूसरी जो मुझे इंपॉर्टेंट बात समझनी है, मैं ये कहूं कि मान लो ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 था, मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 था, तो इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर 22 तक एक हमें पता है कि ये एक सेट और ये दूसरा सेट, टोटल कितने सेट हो गए, 2 सेट हो गए। और सेट ऑफ क्रोमोसोम के लिए अगर मैं बोलूं ये एक सेट है तो सेट ऑफ क्रोमोसोम के लिए वर्ड यूज करते हैं प्लॉइडी। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्लॉइडी वर्ड यूज करते हैं। हमारे पास 2 सेट हैं तो मैंने यहाँ पे एक एडजेक्टिव जोड़ दिया, इसे कह दिया डाइप्लॉइडी, और ये डिप्लॉइड कंडीशन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होती है। 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, एक सेट जो कि मदर से आता है दैट इज मैटरनल, और एक सेट कहां से आता है, जो कि फादर से आता है जिसे हम लोग कहते हैं पैटर्नल। तो मुझे ये बात समझ में आ जाती है कि जनरली देयर आर 46 क्रोमोसोम, और इस 46 में 22 पेयर ऑटोसोम हैं जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, जिनका गैमेट फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस ह्यूमन बीइंग के अंदर लगभग 2 क्रोमोसोम, मतलब एक पेयर क्रोमोसोम क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, एलोसोम है, या फिर इन्हीं को ईडियोसोम भी कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोम है ये 2 तरीके के हो सकते हैं, एक्स और वाई, और मैंने बोला मेल के अंदर एक्स वाई होगा, फीमेल के अंदर एक्स एक्स होगा। तो ये बेसिक सी बातें मुझे क्लियर होती हैं। तो मैं अब जो है मैं रेडी हूं कि मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को स्टार्ट करूं। तो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले मैंने ये बोला है कि कभी भी हम लोग रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग डिफरेंशिएबल फॉर्म में चीज़ों को स्टार्ट करें, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे चीज़ों को, और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को क्या करेंगे, हम लोग फॉलो करते चलेंगे। कोशिश ये रहेगी हमारी कि मैं एनसीईआरटी के बाहर ना जाऊँ, क्योंकि हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ नहीं कहूंगा, लगभग मैं ये कह सकता हूं 99.9% क्वेश्चन कहां से आने हैं, एनसीईआरटी से आने हैं। तो ज्यादा गटर अपने दिमाग में नहीं भरना है, मुझे केवल उन्हीं चीजों को फोकस करना है जो चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी। तो मैं ये चीज मैं
फिर से बता दे रहा हूँ कि जनरली हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे, कुछ बातें मैं जो है एनसीईआरटी के एक्सटेंशन से बताऊंगा जहां मुझे समझनी होंगी और जहां पे मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो मैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ बातें जो है मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा जहां पे एक इंटरेस्ट डेवलप हो, और साथ ही साथ वहां पे हम लोग देखेंगे कि इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है कि किस तरीके के अरेंजमेंट हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स या फिर कौन कौन सी डक्ट्स जो है और कौन कौन सी ग्लैंड्स जो है इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बना रही हैं। तो सबसे पहले जिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग अपनी बात को शुरुआत करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। फिर हम लोग मूव करेंगे कि किस तरीके से ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, ये सारी बातें हम लोग तब करेंगे। तो पहले मुझे जानकारी होनी चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे बात करूंगा दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो मैंने ये कहा है कि जो सबसे पहली चीज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुझे देखनी है दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग उसे कहते हैं जो जनरली दो काम करे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उसे कहते हैं जो जनरली दो काम करे। पहला ये गैमेटोजेनेसिस करे, गैमेट का फॉर्मेशन करे। दूसरा काम ये क्या करना चाहिए, अगर ये मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है तो मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करना चाहिए। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैं उसे बोलूंगा जो पहला काम क्या करेगा। पहला काम तो इसे क्या करना चाहिए, गैमेट बनाना चाहिए उस सेक्स का। पहली चीज तो क्या बनाना चाहिए, गैमेट बनाना चाहिए उस सेक्स का। और दूसरी चीज मैंने ये कहा है कि ये क्या रिलीज करना चाहिए, उस सेक्स का हार्मोन रिलीज करना चाहिए। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मैं किसकी बात करूंगा, मेल सेक्स हार्मोन की बात करूंगा। तो मैंने ये कहा है मेरे भाई कि अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो जनरली क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जनरली क्या बनाएंगे, वो ये मेल सेक्स हार्मोन बनाएंगे। और मुझे पता है कि मैं जब भी मेल सेक्स हार्मोन की बात करता हूं तो मेल सेक्स हार्मोन होता है एंड्रोजन, और ये एंड्रोजन बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं लेकिन जो मेन एंड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। जो मेन एंड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। तो मैंने ये कहा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर दोज ऑर्गन दैट प्रोड्यूस गैमेट। पहला काम तो उसे क्या करना चाहिए, गैमेट प्रोड्यूस करना चाहिए। दूसरा काम उसे क्या सिक्रीट करना चाहिए, मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करना चाहिए। और मेल सेक्स हार्मोन को मैंने क्या कहा है, एंड्रोजन बोला है। और एंड्रोजन में भी जो मेन एंड्रोजन है वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरॉन है। दूसरी चीज मैंने ये बोला है कि मेल के अंदर ये क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे। और जो मेल गैमेट होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ। जो मेल गैमेट होते हैं दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है मेरे भाई कि जनरली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अगर मैं यही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करता तो वहां पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी हो जाता, क्योंकि ओवरी भी यही दोनों काम करेगा, एक तो गैमेट बनाएगा और वहां पे जो गैमेट बनेगा दैट इज ओवम। वहां पे जो गैमेट बनेगा दैट इज ओवम। लेकिन अगर मैं बात करूं वहां पे ओवरी क्या सिक्रीट करेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन। और ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन है मैंने इसको नाम दिया है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज द फीमेल सेक्स हार्मोन। हम लोग गलती कर बैठते हैं, कभी कभी हम लोग प्रोजेस्टेरॉन को क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि जनरली ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, लेकिन फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन। तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स के अंदर वो होंगे जो गैमेट भी बनाएंगे, द मेल गैमेट इज स्पर्मेटोजोआ, और सेक्स हार्मोन बनाएंगे। और जो मेन सेक्स हार्मोन है दैट इज एंड्रोजन, और ये एंड्रोजन में भी जो मेन एंड्रोजन है उसे हमने क्या कहा है, टेस्टोस्टेरॉन कहा है। तो इस हिसाब से मैं ये कहूंगा कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इसे हम कहेंगे टेस्टिस। तो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यही गैमेट भी बनाएगा, यही मेल सेक्स हार्मोन भी बनाएगा। और मुझे पता है मेल सेक्स हार्मोन का काम क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना। हम इसे डिटेल में करेंगे आगे, मैं फिलहाल यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ। मैंने ये बोला है कि मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने का काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरॉन करता है। इसके अलावा मैंने ये देखा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा है, टेस्टिस है। इस टेस्टिस की अगर मैं बात करूं तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है।
ये टेस्टिस कैसा होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो मैं इसका प्लूरल टेस्टीज कह सकता हूं। तो ये जो टेस्टिस है एक्चुअली में इट इज अ पेयर्ड। दूसरी बात मैं बता दूं, इसकी लेंथ मुझे थोड़ी सी ध्यान रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है, तो लेंथ के साथ साथ मैं थोड़ी इसकी विड्थ की भी बात करूंगा। तो मैं अगर लेंथ देखूं इस टेस्टिस की तो लगभग मुझे मिलेगी 3 से 4 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी हो सकती है, 3 से 4 सेंटीमीटर हो सकती है। वहीं पे मैं विड्थ की बात करूं तो विड्थ कितनी हो सकती है, 2 से 3 सेंटीमीटर हो सकती है। तो ये कुछ डेटा मुझे क्या करने हैं, रटने पड़ेंगे। सीधा सीधा मैं यही कहूंगा, इसमें रट ही सकते हैं, इसको हम कॉन्सेप्चुअली समझ नहीं सकते हैं। दूसरी चीज मैं अगर देखूं तो ये जो टेस्टिस है एक्चुअली में इसके शेप की मैं बात करूं तो ये ओवल शेप का ऑर्गन है। ये टेस्टिस कैसा है, ओवल शेप का ऑर्गन है। और जनरली ये जो टेस्टिस है अगर मैं देखूं इसका एक स्ट्रक्चर देखूं तो मुझे समझ में आएगा कुछ इस तरीके से ओवल शेप की टेस्टिस होगी। और ये जो टेस्टिस होगी इस टेस्टिस के ऊपर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट कवरिंग होगी। इस कवरिंग का नाम मैं बताता हूं कि जनरली इस टेस्टिस को चारों तरफ से सराउंड करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होगी। और इस कनेक्टिव टिश्यू को अपन लोग बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, या फिर मैं सिंपल इसका ये कह सकता हूं इस टेस्टिस के ऊपर एक कवच होगी और कवच को बायोलॉजी में कहते हैं ट्यूनिक। तो मैं इसे क्या नाम दूंगा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसे मैं क्या कहूंगा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसके ऊपर एक और कवरिंग हो सकती है जिसे हम लोग और भी नाम दे सकते हैं, ट्यूनिका वेसिकुलोसा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके सबसे बाहर वाली लेयर पे भी जो है कुछ कवरिंग हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें मुझे नहीं समझनी है क्योंकि हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है केवल हम वही चीजें क्या करेंगे, समझेंगे। तो मैंने ये कहा है कि जनरली टेस्टिस के चारों तरफ जो है एक कवच होगी, एक कवरिंग होगी। इस कवरिंग को मैं क्या कहूंगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहूंगा। एल्बुजिनिया का मतलब क्या है, एल्ब्यूनिया का मतलब ये होता है सिंपली व्हाइट कलर। तो जनरली ये व्हाइट कलर की लेयर होती है। मैंने इसे क्या बना दिया है, रेड बना दिया है। इसे मैं एक बार व्हाइट कर देता हूं। कुछ इस तरीके से ये व्हाइट कलर की लेयर होगी। और प्रेगनेंसी के टाइम पे जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड कराते समय हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि ये व्हाइट कलर वाली लेयर अगर दिख रही है तो बच्चा क्या है, मेल है। तो हालांकि फीमेल फीटिसाइड जिस तरीके से हमारे सोसाइटी में है उस हिसाब से मुझे ये बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जनरली फीमेल जब अल्ट्रासाउंड कराती है तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जो है जो सबसे पिक्यूलियर चीज मुझे दिखती है ये व्हाइट कलर की लेयर, जो कि ओवरी के अंदर नहीं होती है, ये केवल टेस्टिस के अंदर होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि उस फीटस का सेक्स क्या हो सकता है, मेल हो सकता है। अब ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है मुझे समझ में आ गया, ये टेस्टिस के ऊपर क्या है, एक कवरिंग है। अब ये जो टेस्टिस है ये सिचुएटेड कहाँ पे है, एक्चुअली में मैंने ये कहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये समझनी है कि अगर ये टेस्टिस लोकेटेड है तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो हमें पता है हम लोग कैसे हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट्स हैं और कोऑर्डिनेट्स के अंदर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। वहीं पे मैं बात करूं, लेकिन हालांकि मेटामेरिक सेगमेंटेशन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, एनेलिडा से हो जाती है। लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट्स में देखूं तो सेगमेंटेशन है, हमारी बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में क्या है, डिवाइडेड है। तो अगर हमारी बॉडी हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइडेड है तो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है। मैं एक डायग्राम की मदद से समझाता हूं। मैंने ये कहा है कि जनरली ये डिफरेंट कलर में लेता हूं कि मैंने ये कहा है ये जनरली क्या है, हमारी बॉडी सेगमेंटेड है, ऊपर हेड होगा, ये वाला पार्ट थोरैक्स होगा, थोरैक्स के बाद ये हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे डायफ्राम दिखाई देगा और इसके नीचे का जो स्ट्रक्चर होगा इसे मैं क्या कहूँगा, एब्डोमेन कहूँगा। तो इस वाले पार्ट को मैंने क्या कहा है, थोरैसिक कैविटी कहा है। ये वाला जो हिस्सा मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड थोरैसिक कैविटी। और नीचे का जो हिस्सा है ये डायफ्राम है बीच का, ये मस्कुलर डायफ्राम मुझे दिख रहा है दैट इज डायफ्राम। इसके अलावा मैंने ये कहा है कि इस डायफ्राम के नीचे का जो पार्ट होगा दैट इज एब्डोमेन और इस कैविटी को क्या कहेंगे, एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे। और इसी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, इसी लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, टेस्टिस का। तो इसी एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या बनेंगे, इस तरीके से टेस्टिस बनेंगे। हालांकि मुझे पता है यहाँ पे पेल्विक रिम पाया जाएगा, ये रीजन क्या कहलाता है, पेल्विक रीजन कहलाता है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि टेस्टिस की जो लोकेशन है दैट इज इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। हालांकि ये टेस्टिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे सेकंड मंथ में ये टेस्टिस क्या करती है, डिसेंड करती है।
सेकेंड मंथ में ये टेस्टिस क्या करती है, डिसेंड करती है। तो ये जब टेस्टिस डिसेंड करेगी तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में डिसेंड करती है। एक सेकंड, मैं इसको समझाता हूँ फिर से एक बार। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ बातें यहाँ पे हमें समझनी ज़रूरी हैं। जैसे कि मैं ये बोलूँ कि ये मेरा पार्ट था, जैसे मैंने इसे थोरैक्स बोला, ये थोरैक्स है, यहाँ से क्या है स्टार्ट हो रहा है एब्डोमेन, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में क्या बनी होगी, टेस्टिस बनी होगी, और फाइनली यहाँ पे पेल्विक रीजन होगा, ये पेल्विक रिम होगी इस तरीके से। दूसरी चीज़ मुझे ये समझनी है कि जनरली सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर मैं देखूं तो ये टेस्टिस क्या करता है, ये टेस्टिस डिसेंड करता है, और ये टेस्टिस डिसेंड करके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आता है, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को मैं कहूँगा स्क्रोटम। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को मैं क्या कहूँगा, स्क्रोटम कहूँगा, या फिर स्क्रोटल सैक कह सकते हैं। तो मैंने ये कहा है कि सेकेंड मंथ की प्रेगनेंसी में ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस क्या करता है, डिसेंड करता है, और जब ये टेस्टिस डिसेंड करेगा तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ये डिसेंड करता है ये टेस्टिस इस तरीके से, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। तो इसका डिसेंडेशन जो है, इसका जो निस्तारण है, इसका जो डिसेंडेशन है, वो शुरुआत हो जाती है उसकी कब से, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाता है, और ये लगभग जाके 7th मंथ तक जाके ये क्या हो जाता है, इसका डिसेंडेशन कंप्लीट हो जाता है। मतलब टेस्टिस बनी कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन ये डिसेंड करके आई कहाँ पे, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी आई। ऐसा क्यों जरूरी है कि इस टेस्टिस का डिसेंडेशन क्यों हुआ, तो मैं बता दूं, इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं कि इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, हालांकि ये बात सबको पता होगी, बड़ी बेसिक सी बात है, तो मैंने ये कहा है कि इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, ये कितना चाहिए, लगभग 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए, दैट इज लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो इसलिए मैंने बोला इस टेस्टिस को क्या किया गया है, डिसेंड किया गया है। तो ये टेस्टिस का डिसेंडेशन क्यों हो रहा है, मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि ये टेस्टिस इसलिए डिसेंड हुआ है क्योंकि रीजन ये है, क्योंकि इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए मुझे, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चाहिए, कम चाहिए। ये एक रीजन है। दूसरी चीज, मैं ये रीजन किस लिए है, फॉर द डिसेंडेशन ऑफ द टेस्टिस, फॉर द डिसेंडेशन ऑफ द टेस्टिस। तो टेस्टिस के डिसेंडेशन के लिए मुझे एक बात समझ में आई कि टेस्टिस डिसेंड इसलिए हो रहा है क्योंकि रीजन ये है, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस अगर चाहिए तो टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री क्या चाहिए, कम चाहिए। अब खास बात यह है कि ये डिसेंडेशन ऑफ टेस्टिस के लिए, ये जो टेस्टिस डिसेंड कर रहा है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इस टेस्टिस के डिसेंडेशन के लिए स्टिमुलस क्या है। एक्चुअली में ये टेस्टिस का डिसेंडेशन अगर हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई स्टिमुलस होगा, और इसके पीछे जो स्टिमुलस है आप सोच के हैरान होगे कि इसके पीछे जो स्टिमुलस है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अब ये सोच रहे होंगे कि जनरली मुझे पता है कि प्यूबर्टी के ऑनसेट पे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, लेकिन डिसेंडेशन कब हो रहा है, सेकंड मंथ से 7th मंथ के बीच में हो रहा है, और प्यूबर्टी के बाद ही हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। लेकिन मैं बता दूं कि जो फीटल टेस्टिस है, जो फीटस का टेस्टिस है, जो फीटल टेस्टिस है, ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर सकता है। और फीटल टेस्टिस अगर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा, मुझे पता है यही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, डिसेंडेशन करता है किसका, टेस्टिस का। अब ये टेस्टिस डिसेंड करके स्क्रोटल सैक में पहुंच रही है, तो इस स्क्रोटल सैक के अंदर क्या एडेप्टेशंस होंगे, इस स्क्रोटल सैक के अंदर क्या ऐसे एडेप्टेशंस होंगे जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है ये लगभग हमारी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री कम हो जा रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस स्क्रोटम के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस हैं जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, जो कि थर्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। तो अब ये सारी बातें कि किस तरीके से ये टेम्परेचर स्क्रोटम रेगुलेट करता है और इस स्क्रोटम का क्या स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज मैंने ये बोला है कि इसके एडेप्टेशन को समझने के बाद हम लोग ये समझेंगे कि इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर है तो कोई ना कोई सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा, और